नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी और आज हम 2 विषयों पर बात करेंगे उनसे। एक तो हमारे और आपके सभी के प्रिय विषय सड़जी यानी केजरीवाल के बारे में और दूसरा हम यूसीसी का जो बिल आज प्रस्तुत हुआ, जो पास हुआ है उत्तराखंड के विधानसभा में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। स्वागत है आपका विजय जी, कैसे हैं आप? प्रणाम सर, बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो सड़ जी का ये नया शगुफा क्या है? और उनकी जो सहयोगी हैं कैबिनेट की, वो कह रही हैं कि वो कल अरेस्ट हो जाएंगे। उन्होंने कोई डेट वेट ली है या कोई किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई डिस्कशन किया है? क्या किया है? कैसे पता उनको कि कल वो अरेस्ट हो ही जाएंगे? उनको पता है क्या कि क्या निर्णय आने वाला है कोर्ट में, जो कल हियरिंग है उसकी? सर देखिए, केजरीवाल साहब अंतर्यामी हैं और जो भी वो भविष्यवाणी करते हैं वो सच होती है। और चाहे वो उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में कहा, संजय सिंह के बारे में कहा, सत्येंद्र जैन के बारे में कहा, जो जो उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो भी कर्म कांड हुए हैं वो किसी के तो निर्देश पे हुए हैं। और इस पूरे कर्म कांड के जो मुखिया हैं वो है केजरीवाल साहब, क्योंकि ये तो वो कह नहीं सकते कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकते कि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर नहीं है। और आपको पता है कि दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों में बगैर केजरीवाल साहब के कंसेंट के, बगैर उनकी आज्ञा से पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब स्थिति ये हो और जब वो खुद कह रहे हो कि ये आदमी अरेस्ट होगा, तो इसका मतलब उनको पता है कि किस स्थिति में अरेस्ट होगा। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी तक वो डिनाई करते रहे कि कोई एविडेंस नहीं है, सारे केस झूठे हैं। लेकिन ये सारी बातें वो मीडिया में जनता के सामने कर रहे हैं। ये बातें उनके वकीलों ने कोर्ट में आज तक नहीं बोली। आप जितने भी उनके एविडेंस देख लें या जितने भी उनके आर्ग्यूमेंट्स देख लें, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं पे भी आज तक केजरीवाल साहब के वकीलों ने ये नहीं बोला कि ये केस झूठा है और अदालतें मोदी सरकार के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। मैंने तो उनकी हर स्टेटमेंट की एक एक लाइन पढ़ी है आज तक, जितने जिस कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, मेरे जी। को तो कहीं ये स्टेटमेंट दिखा नहीं। अब ये बात अलग है कि जैसे कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और इसी तरह से केजरीवाल साहब के वक्तव्य जनता में और न्यायालय में, और तो ये फर्क है। हुँ। तो अब आप किसको ज्यादा महत्व देंगे, ये आपके दर्शकों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि पब्लिक पोस्चरिंग को तो मैं वेटेज देता नहीं, क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। हाँ, अगर उन्होंने न्यायालय में कुछ बोला है तो मैं उस पर जरूर संज्ञान लेने की कोशिश करूंगा। नहीं, न्यायालय तो अभी तक वो गए ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहते। नहीं, वो तो अरे गए ना न्यायालय सर, तो इतनी जगह मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अच्छा संजय ये तो सिंह। सर देखिए, कानून क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि अगर आप एक गैंग हैं और उस गैंग ने कोई क्राइम किया है, तो जो आपराधिक धाराएं एक व्यक्ति पे लगती हैं वो पूरे गैंग के मेंबर्स पे लगती हैं। ये तो आप भी जानते हैं, ये तो सिंपल कानून है। तो अगर गैंग में 3 लोग जेल में हैं, चौथा बाहर है, तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं न्यायालय क्या कहेगा? और वो भी जो ओवरऑल करता धरता हो, जिनके इशारे पे सब काम होते हो पार्टी में और सरकार में। तो ये तो सर, मैं तो वो बता रहा हूं जो कानून दिखा रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि केजरीवाल साहब के वकील अदालत में ये जाके बोल दें कि देखिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मनीष सिसोदिया ने अपनी मर्जी से किया है, संजय सिंह को मैं जानता नहीं, और वो जैन साहब मैंने कभी मिला ही नहीं। ये बात अलग है कि अगर ये अपनी दलील ऐसे दें तो शायद रिलीफ मिल सकता है। वैसे ईडी के पास सबूत तो पर्याप्त है। आप तो आपने सारे केसेस देखे हुए हैं। आपको क्या लगता सर है देखिए, ये जो केस जो बना है, हम जानते हैं कि ईडी का केस जो हेमंत सोरेन का बना है, उससे तो ये मजबूत केस लगता है मुझको।
सर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ईडी के पास सारे साक्ष्य हैं, लेकिन जैसा होता है कि जैसी जरूरत होती है वैसे साक्ष्य ईडी सामने रखती है। एक साथ सारे कार्ड नहीं खोले जाते हैं। कारण बहुत सिंपल है कि जो अभी लोग दायरे से बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी लीड्स हैं, जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनको भी अलर्ट करना नहीं चाहेगी। तो अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो कोर्ट्स में एविडेंस दे रही हैं, वो अगर मैं उसको कहूं कि नीड टू नो बेसिस, कि देखिए इस आदमी ने ये अपराध किया, ये एविडेंस है। अभी तक उन्होंने केजरीवाल साहब के खिलाफ कोई चिट्ठा नहीं दिया है। वो इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल साहब को पहले बुलाएं, उनके सामने वो पूरी फाइल खोलेंगे, फिर केजरीवाल साहब को बोलेंगे कि आप इसमें हमारे साथ आईआईटी का कैट एंट्रेंस एग्जाम करिए, टिक करिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। बेस्ड ऑन दैट फिर हम आपको एडमिशन देंगे तिहाड़ में। तो अगर आप पास हो गए तो आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आप फेल हो गए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये अभी खेल होना बाकी है। अब ये केजरीवाल जो है, ये ऐसा मुझे प्रतीत होता है, जैसा हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी, कि संभवतः केजरीवाल को चुनाव के पहले से जेल ना भेजा जाए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो चुनाव के पहले भी इनको जेल भेज सकते हैं? सर देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब का कोई बहुत बड़ा रोल इस पूरे मुद्दे में रहा है। क्योंकि देखिए, जो इंडिया अलायंस की एक बात हो रही थी गठबंधन की, वो तो पहले ही बिखरा हुआ है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि कोई लॉजिक नहीं है। ये एक दूसरे से सटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर से कोशिश ये थी कि हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे से ये बात भी करना पसंद नहीं करते। इसीलिए आज तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग नहीं हुई, कोई आउटपुट नहीं निकला। तो ये सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग के लिए एक साथ से फोटो अपॉर्चुनिटी होती थी, उसके आगे कुछ नहीं होता था। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी सर, आप 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग करेंगे, लंच में मीटिंग शुरू करेंगे और शाम की चाय पे खत्म कर देंगे, तो क्या होगा उसमें? तो कहने का मतलब ये है सर कि ये सिर्फ एक पोस्चरिंग थी और वो ज्यादा दिन चली नहीं। एक एक करके ये सब अलग हो गए। और केजरीवाल साहब की टीम ने तो बोल ही दिया है कि पंजाब में हम अलग लड़ेंगे, हरियाणा में अलग लड़ेंगे, दिल्ली में अलग लड़ेंगे। तो इनके अलावा उनके पास बचा क्या? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि आप हम गुजरात में हम आपके साथ टाई अप कर लेंगे, गोवा में हम टाई अप कर लेंगे। तो इनको ही लगता है कि जहां जहां पे ये कांग्रेस को ये कहेंगे कि ठीक है, अगर 20 सीटें हैं तो आप हमें 5 दे दो, ये हमारा अलायंस है, चाहे पिछली बार एक भी नहीं थी। तो ये तो एक इनका बार्गेनिंग पावर है, बार्गेनिंग चिप है, लेट मी पुट दैट वे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस पूरे इंडी अलायंस का कोई लॉजिक है, ना रीजनल लेवल पे ना नेशनल लेवल पे। तो ये बात तो बहुत क्लियर है। जब केजरीवाल साहब का कोई पॉलिटिकल वेट नहीं रहा अपोजिशन में, तो वो जेल के अंदर रहे या बाहर रहे, क्या फर्क पड़ता है सर? क्योंकि अब केजरीवाल साहब जहां भी चुनाव लड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, अब हरियाणा में बीजेपी है, कांग्रेस है, चौटाला साहब है, केजरीवाल है, तो वहां 4 पार्टी है। अब चारों में से किसका कितना बिखराव होगा, तो अल्टीमेटली ये आपस में लड़ेंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि बीजेपी का तो अपना वोट बैंक है ही है, लेकिन जो बचा हुआ वोट बैंक है वो अब 2 या 3 में बटेगा। वही तो बीजेपी चाहती थी। तो केजरीवाल साहब अंदर रहे या बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी को इतनी कोई इशू है, क्योंकि जब इंडी अलायंस ही नहीं बचा, और अब तो मोदी जी खुल कहने लग गए हैं कि संसद में उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी 370। अब इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करेंगे, कोई संसद में घोषणा करता है। उससे तो भी अगर अधिक मुझे लगता है कि जो इनके जो कॉन्फिडेंस का जो मेजर है, कॉन्फिडेंस को कैसे इनकी मेजर किया जाए, वो बजट को देखकर लगता है, क्योंकि बजट में एक भी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट नहीं है। कोई भी ऐसी मैं चीज उसका उन्होंने नहीं कही, उसका जबकि कारण ये उधर था। वो राहुल गांधी जो है वो पता नहीं कौन कौन से अनाउंसमेंट कर रहा है, कह रहा है कि हर एक को 15 लाख दे देगा या पता नहीं क्या करेगा, हर महिला को पैसे दे देगा, सबकी जेब में फ्रीबीज बांटेगा, सब कुछ करेगा। उसके बावजूद मोदी जी ने पूरे बजट में, मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि एक भी कोई पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट हो। हाँ,
एक ग्रोथ के अनाउंसमेंट्स हैं और जिसको कहते हैं कि टारगेटेड वेलफेयर अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन एक भी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट नहीं है। सर मेरा ये कहना है कि दो चीजें हैं। पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट इसलिए नहीं है इस समय क्योंकि अगर किसी के लिए भी करते तो दूसरा धड़ा नाराज हो जाता, तो एक कंपटीशन शुरू हो जाता कि आपने उसको दिया हमको नहीं दिया, एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती। सबको आप दे नहीं सकते क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट है। आज भी भारत सरकार का अगर आप देखें करीब 90% जो बजट है वो तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। इसमें कमिटेड आपका है। पेंशन फंड है, सब्सिडी है, कमिटेड जिसको हम बोलते हैं, डिफेंस है, बाकी जो लाइबिलिटीज है वो सब कमिटेड है। इनफैक्ट 42% ऑफ इंडियाज रेवेन्यू कलेक्शन गोज इन इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपके पास जो प्ले बचता है वो करीब 8 से 9% का बचता है। अब 9% में आपको पूरा साल भर का डेवलपमेंट एजेंडा भी बनाना है, और अगर आप ज्यादा कमिट करते हैं तो देन यू हैव टू गो फॉर बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग। ऑलरेडी आप 42% अपनी इनकम का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और बोरिंग करेंगे तो आप 50% पे पहुंच जाएंगे। अभी 5 साल मोदी साहब को सरकार चलानी है। 5 साल अगर सरकार चलाएंगे और अगर बोरोइंग बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि 2029 आते आते 70-80% इनकी जो इनकम है वो बोरोइंग में चली जाए। तो एक जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा वैसे वैसे सफोकेशन बढ़ेगा। तो मुझे लगता है मोदी साहब ने इस बात को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव जाते हैं, जब चुनाव से आएंगे फिर अपने पास 5 साल है। तो इसीलिए हमें इस बार बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो ध्यान से पढ़ना होगा कि अगले 5 साल के लिए इनकी प्रायोरिटीज कहाँ है और कैसे ये पैसे का डिप्लॉयमेंट करें। जी, नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो तो अच्छा रहा ही है, तभी तो जो ओवरऑल बोरोइंग है, एक्सटर्नल बोरोइंग तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में कम हो गई है, और ओवरऑल बोरोइंग की भी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है। इसी को आप स्टेट फाइनेंसेस से कंपेयर कर लीजिए कि स्टेट्स ने कितना मिसमैनेज किया है अपने फंड्स को, अधिकतर स्टेट्स ने। तो वो स्थिति तो खराब है ही। साथ में इंडी अलायंस चूर चूर हो गया है, तो मोदी जी को और भी किसी प्रकार का कोई अब डर नहीं रहा है। नहीं, वो तो सर देखिए होना ही था ना, वहां तो कोई आधार था ही नहीं। वो तो जबरदस्ती वाली बात थी कि भाई हम चुनाव में, जैसे कहते हैं ना कि भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ चुनाव में, चाहे मेरे पास वोट हो या ना हो। तो वो स्थिति थी, और उस स्थिति के अंदर तो सिचुएशन बहुत क्लियर है। तो अब नीतीश कुमार जी जिन्होंने सूत्रपात किया था, कन्वीनर बनने की प्रयास किया था, आइडिया तो उन्हीं का था, इंडिया अलायंस नाम हालांकि राहुल गांधी ने दिया, लेकिन अपोजिशन को एक साथ लाने का प्रयास शुरुआत तो नीतीश ने की। अब वही एनडीए के साथ है, वही वहां ग्रुप से बाहर आ गए। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है सर कि ना फ्यूचर था इनका, ना है, और ना इनके प्रेजेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये इकट्ठे क्यों आए थे, क्योंकि एक दूसरे को से अगर इनकी बनती ही तो इतने ग्रुप ये बनते ही नहीं। 28 पार्टियां एक साथ बैठेंगी, और वो जिन्होंने मेन पार्टी को तोड़ के अपनी अलग पार्टियां बनाई, बेसिकली ये तो इंडिविजुअल फैमिली एस्पिरेशंस थे कि चलो इस बार, जैसे होता है ना कि एक आजकल वो जमाना है कि स्टार्टअप का, तो आजकल पॉलिटिकल स्टार्टअप वाला खेल हो रहा है।